Hello everyone and welcome to Mathematics School. This is video 11 in most important JEE Main PYQ series, and in this video I'll be covering the chapter circles. So let's start. सबसे पहले हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से गो थ्रू होंगे सर्कल्स में, एंड आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर्स मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग इज सर्कल का इक्वेशन. तो देखो मैंने यहाँ स्क्रीन पर आपके लिए ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द सर्कल्स लिख दिया है. सेंटर और रेडियस पता है तो ये फॉर्म यूज की जाती है. सेंटर रेडियस पता है, पैरामीट्रिक फॉर्म आपको लिखना है, या फिर कहिए एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इफ यू वांट टू टेक, तो आप पैरामीट्रिक फॉर्म को यूज करते हैं. ये रहा पैरामीट्रिक फॉर्म. जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल भी हम यूज करते हैं जहां पे जरूरत पड़े. देन वी हैव द डायमीट्रिक फॉर्म. डायमीट्रिक फॉर्म में यहाँ पर आपके पास डायमीट्रिक एंड्स हमने लिए हैं x1 y1 एंड x2 y2. सो डायमीट्रिक फॉर्म भी हमें लिखना आता है. एक चीज और मैंने यहीं पर हाईलाइट कर दी है कि अगर आपके पास जनरल फॉर्म में सर्कल रखा गया है तो सर्कल का x इंटरसेप्ट कितना होगा और उस सर्कल का y इंटरसेप्ट कितना होगा. x इंटरसेप्ट का मतलब आई होप यू रिमेंबर और आई होप दैट यू पीपल नो. x इंटरसेप्ट मतलब सर्कल x एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स पे कट करेगा. यानी अगर ये x एक्सिस है और अगर मैं सर्कल ये रहा ट्रेस कर रही हूँ, तो ये जो दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं A और B, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को x इंटरसेप्ट ऑफ दी सर्कल कहा जाता है. और सिमिलरली y इंटरसेप्ट भी डिफाइंड होता है. ठीक है, तो ये है फर्स्ट पॉइंट सर्कल से रिलेटेड जो हमें ध्यान रखना है. मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस चैप्टर में मैंने देखे हैं वो होते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड. मोस्टली क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन टेंजेंट्स. सो अब जरा हम उन कॉन्सेप्ट्स को भी एक बार रिवाइज कर लें. सो टेंजेंट एंड नॉर्मल में सपोज आपके पास सर्कल की इक्वेशन है. जनरल फॉर्म मैंने लिया है. if the point is on the circle, तो हमें सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए t equals to 0 की जरूरत पड़ती है. राइट, t equals to 0 एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है. यानी हर x स्क्वायर को xx1, y स्क्वायर को yy1, 2x नजर आता है तो x प्लस x1 से रिप्लेस किया जाता है, 2y को y प्लस y1 एंड प्लस द कांस्टेंट एज इट इज. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है. ध्यान रखिए ये टेंजेंट का इक्वेशन उस पॉइंट पर लिखा गया है जो पॉइंट ऑन द कर्व दिया गया है. यानी सर्कल पर अगर पॉइंट x1 y1 है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल लिख सकते हैं. राइट, सेकंड पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें x1 y1 को हम किससे रिप्लेस करते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से. यानी x1 y1 को जस्ट रिप्लेस बाय द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स. आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन तैयार हो जाएगा. थर्ड इज द स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट. तो अगर सेंटर ऑफ द सर्कल अल्फा बीटा है एंड रेडियस r है तो आपके पास स्लोप फॉर्म ऑफ द टेंजेंट आता है y माइनस बीटा इज m इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस r रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर. तो ये तो तीन फॉर्मूले हैं जिनकी हमने बात की जो हम याद भी करते हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस में यूज होता है वो है ये रेड हैशटैग पॉइंट. कभी भी सर्कल में अगर आपको ये दिया जाए कि एक लाइन सर्कल को टच कर रही है, इफ अ लाइन टचेस अ सर्कल, तो आपको यूज करनी है ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. जैसे मैंने रेड लाइन से एनसर्कल किया हुआ है, बॉक्स बना रखा है, उसे टिक कर रखा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द पॉइंट दैट वी यूज व्हेन वी आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टेंजेंट टू अ सर्कल. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थ्री फॉर्मूले हमने याद किए, मगर फिर भी हैशटैग मैंने इस पॉइंट पे लगाया है क्योंकि आप नोटिस करोगे कि जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो हम इस पॉइंट को मैक्सिमम यूज करेंगे. ठीक है, जहां P और R आई होप आपको पता ही है. नहीं पता है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लीजिए, मैंने सब एक्सप्लेन करके लिख दिया है. P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर. R द रेडियस. अगर दोनों इक्वल होंगे तो डेफिनेटली लाइन सर्कल को टच करेगी. और साथ ही एडिशनल कंडीशंस भी मैंने लिखी है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का रेडियस से कम आता है तो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाएगी, यानी सीकेंट कही जाएगी. और अगर लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस से बड़ा आता है तो लाइन नाइदर अ सीकेंट नॉर अ टेंजेंट हो जाएगी. नॉर्मल लिखने के लिए एक ही तरीका होता है कि आपको क्या करना है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन लिखनी है. और स्पेशली इन केस ऑफ सर्कल हम कोशिश करते हैं कि या फिर ये कहिए कि दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन हमें लिखनी है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ये नॉर्मल है. ठीक है, किसी भी कर्व के लिए नॉर्मल इसी तरह लिखा जाएगा कि परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. बट जब सर्कल आ जाता है तो खास बात ये होती है कि ये नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहा होता है. राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हम टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर लिखते हैं. अगर सेंटर पता है और सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है तो हम सेंटर की हेल्प लेके फटाफट से नॉर्मल लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल.
डायरेक्टर सर्कल पर बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में, तो फिर भी आप देख लो सर्कल कैसे लिखना होता है। आप नोटिस करोगे कि सेम सेंटर रेडियस √2 टाइम्स द ओरिजिनल वन। ठीक है, दिस इज हाउ वी लर्न द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, रेडियस √2 टाइम्स होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है पोजीशन ऑफ सर्कल एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। सो इसे ही मैंने फिगर के थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझाया है, सो दैट आप क्विकली जस्ट ग्लांस थ्रू होकर ही पूरे पॉइंट्स को रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो पहला सिचुएशन आप देख सकते हो, सेपरेटेड सर्कल्स है, वन इज नॉट कंटेन्ड इन द अदर। क्या कंडीशन होगी कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होगा वो R1 + R2 से बड़ा होगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स मैंने बना दिए हैं, यहाँ पे 4 कॉमन टेंजेंट्स आते हैं, जिसमें से 2 ब्लू जो टेंजेंट्स है दीज आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, यानी वो टेंजेंट जिसके रिस्पेक्ट में या फिर कहिए जिस लाइन के रिस्पेक्ट में सर्कल के सेंटर सेम साइड लाई करते हैं, राइट। सो वो टेंजेंट लाइन with respect to which the centers of two circles lie on the same side are direct common tangents. और इसी तरह येलो लाइंस, येलो टेंजेंट्स जो हैं दे आर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। कंडीशन आपको याद रखनी है, ये कंडीशन हम ध्यान रखेंगे, C1 C2 greater than R1 + R2। Coming to the next situation, आप देख सकते हो circles now they are touching each other externally touching circles है। ये रही condition from the figure, it is very much clear। कितने टेंजेंट्स हैं, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो मैंने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर रखा है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपके पास इस साइड आ जाएंगे, राइट। ये रहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक इस साइड बनेगा और एक ये इस साइड। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल। अगेन रेड हैशटैग बिकॉज काफी क्वेश्चंस इस आर्टिकल में इंटरसेक्टिंग सर्कल्स पर बनते हैं कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग है तो क्या कंडीशन होगी। तो अगेन आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होगा वो R1 + R2 से तो छोटा होना चाहिए, राइट। R1 + R2 हुआ तो दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, सो उससे छोटा होना चाहिए, बट इतना छोटा भी ना हो कि वो मॉडुलस R1 - R2 से भी छोटा चला जाए। तो इसलिए डबल कंडीशन या फिर डबल इनइक्वालिटी यहाँ पे रहती है कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ग्रेटर देन मॉडुलस R1 - R2 लेस देन R1 + R2। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, सिर्फ 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगे, 0 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस सिचुएशन में होता है। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स को जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो अदर देन दिस एक और मेथड होता है जो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगी कि आप किस तरीके से इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, touching circles but they are touching each other internally. Again from the figure it is very much clear, the required condition is C1 C2 is equals to modulus of R1 - R2। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आते हैं, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 1 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा इसका। एंड द लास्ट सिचुएशन when the two circles are separated and one is contained in the other। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो आएगा वो लेस देन R1 - R2 आ रहा होगा। एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात करें तो वो आ जाएगा 0, राइट। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 है एंड C1 C2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ R1 - R2। चलिए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगेन जिन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं वो है फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल्स में 4 फॉर्म्स हमें याद रखनी है। जो फर्स्ट फैमिली ऑफ सर्कल्स है आप उसे एक बार ध्यान से रीड करो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, ये 2 सर्कल्स की इक्वेशन हमें दी गई होगी। ध्यान रखिए इसमें जो सर्कल्स की इक्वेशन हमें दी गई है उसमें x² एंड y² के कोफिशिएंट को 1 बनाकर लिखने की हैबिट रखिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्मूले जो हम लोग पढ़ते हैं वो उसी के साथ तैयार किए जाते हैं जब x² y² का कोफिशिएंट 1 हो। सो जस्ट मेक अ हैबिट कि व्हेनेवर यू आर हैंडलिंग एनी क्वेश्चन ऑफ सर्कल, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² एज 1। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि अगर 2 सर्कल्स हमें दिए गए हैं और 2 सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल आप लिखना चाह रहे हो, यानी सपोज AB से पास होने वाले सर्कल, तो उन सारे सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन को लिखा जा सकता है S1 + लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर वो -1 हो गया तो सारी x² y² टर्म्स कट जाएंगी और आपके पास सिर्फ एक लाइन का इक्वेशन बचेगा, आप उसे सर्कल नहीं कह सकते हो। इसलिए बी केयरफुल, लैम्डा का वो वैल्यू बिल्कुल मत सेलेक्ट करिए जिसकी वजह से ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कमिंग टू द सेकंड फैमिली, क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको एक सर्कल दिया जाता है और एक लाइन दी जाती है, यानी S = 0 सर्कल है, L = 0 लाइन है, सर्कल एंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AB से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल्स हैं, उन सारे सर्कल्स की कंबाइंड फॉर्म या फिर कहिए तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो इक्वेशन होती है उसे लिखा जाता है S + लैम्डा L = 0। S + लैम्डा L = 0। सो ऑलमोस्ट सिमिलर सी इक्वेशंस है। 2 कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले किसी भी कर्व को
तो हम C1 प्लस लैम्डा C2 का फॉर्म देते हैं, तो वही चीज यहाँ यूज हो रही है, ठीक है। थर्ड फैमिली ऑफ सर्कल्स कौन सा होता है? 2 फिक्स पॉइंट्स A और B दिए हुए हैं। अब अगर आपको 2 फिक्स पॉइंट्स A और B दे दिए जाते हैं तो उन दोनों पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स पास होंगे, बट आप कैसे उन सर्कल्स की इक्वेशन को लिखोगे? तो सबसे पहले तो आप एक सर्कल लिखोगे जो AB से पास होता है, और वो सर्कल जो हम लिख सकते हैं AB से पास होने वाला वो होगा डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। सो डायमीट्रिक फॉर्म देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है, डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीट्रिक एंड्स A एंड B, तो वो हो जाएगा SD प्लस लैम्डा L। अभी L यानी ये जो लाइन ज्वाइनिंग AB है वो भी हम लिख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू यू कैन राइट डाउन द फैमिली ऑफ सर्कल्स एज डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन AB का इक्वेशन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स आपके पास थर्ड फॉर्म आ गई। फोर्थ फॉर्म पे फिर से आप देख सकते हो एक हैशटैग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर JEE मेंस बट फॉर JEE एडवांस एज वेल। JEE एडवांस में तो काफी फेवरेट फैमिली ऑफ सर्कल्स है ये, तो इसीलिए फोर्थ पॉइंट तो आपको हर हालत में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या है ये? फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट। एक लाइन पे दिए गए पॉइंट पे टच करने वाले बहुत सारे सर्कल्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? लाइन की इक्वेशन हमें दे दी गई है, पॉइंट हमें दे दिया गया है, ये सर्कल्स, इस तरह के जितने भी सर्कल्स होंगे वो सब हम लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। अब ये पॉइंट सर्कल कैसे लिखोगे? जिस पॉइंट पे सर्कल टच कर रहा है, यानी ये जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट की हेल्प से आप लिखेंगे पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0। तो इसे आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप अगर आ जाता है ना, तो लैम्डा आइडेंटिफाई करने के लिए जो कंडीशन हमें दी जाएगी हम इजीली उसे यूज करके लैम्डा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। फोर्थ फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर मेंस एंड फॉर एडवांस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट 3 हम नहीं याद करेंगे, फर्स्ट 3 आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट कंपेयरिंग द 4 फॉर्म्स, या 4 फैमिलीज को मैंने कंपेयर किया है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैमिली होती है वो फोर्थ टाइप होती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेडिकल एक्सिस। अभी रेडिकल एक्सिस आपके पास कैसे लिखी जाती है? S1 और S2 दो सर्कल्स हैं, राइट? दो सर्कल्स हमें दिए गए हैं S1 एंड S2। अगर आप इनकी रेडिकल एक्सिस लिखना चाहते हो तो सीधे दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद लीनियर इक्वेशन मिलनी चाहिए, यानी ध्यान रखिए कि x² एंड y² का कोएफिशिएंट आप पहले ही 1 बना के लिख दो। जैसा कि मैंने आपको कहा, हैबिट रखो इस पूरे चैप्टर में कि सर्कल में x² y² का कोएफिशिएंट 1 बनाकर ही लिखेंगे। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास एक लाइन का इक्वेशन आता है, और वो जो लाइन होती है दैट लाइन इज रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस का प्रॉपर्टी होता है कि इसके ऊपर लिए गए किसी भी पॉइंट से अगर आप दिए गए दो सर्कल्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आ जाएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है बाय द वे? लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है √/S1। अभी S1 कैसे मिलता है? S1 में आपको क्या करना होता है, जो सर्कल दिया होगा सर्कल की इक्वेशन में यू जस्ट हैव टू पुट x इज इक्वल्स टू x1 एंड y इक्वल्स टू y1। जैसे ही आप उसमें पुट करोगे तो S1 एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा, राइट? सो S1 एक्सप्रेशन तैयार हो गया, आप √/S1 निकालिए, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट देगा। वो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको इस तरह से मिल जाएगा। और इन केस पॉइंट इनसाइड द सर्कल जाता है तो हमें ये वैल्यू नेगेटिव मिलने लगती है, इसीलिए हम रेडिकल एक्सिस के लिए इन जनरल कैसे डिफाइन करते हैं? हम ये कह देते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लेंथ ऑफ टेंजेंट, रेडिकल एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लिया जाए और उस पॉइंट की पावर विद रिस्पेक्ट टू 2 सर्कल्स निकाली जाए। अब जब हम पावर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? बेसिकली S1 निकालते हैं। पावर ऑफ वो पॉइंट का मतलब S1। S1 मतलब इस S1 की मैं बात कर रही हूँ, आप इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि सर्कल का इक्वेशन लिखा है। S1 का मतलब एक जनरल एक्सप्रेशन, एक सिंबल जो यूज किया जाता है इक्वेशन ऑफ कर्व में हर x को x1 और y को y1 से रिप्लेस करने पर। दैट S1 रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस में किसी भी पॉइंट से दो सर्कल्स की पावर ऑफ पॉइंट सेम आती है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल एक्सिस निकल कर आता है, या फिर कहिए बेसिक डेफिनेशन है जिससे एक्चुअली इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस निकाला गया। तो खैर हमें क्या ध्यान रखना है कि दो सर्कल्स जो हमें दिए गए दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, और अगर हमने कोई भी पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर लिया तो उससे दोनों सर्कल्स का पावर ऑफ पॉइंट सेम आएगा या लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम रहेगी। क्या पोजीशन होती है रेडिकल एक्सिस की फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सर्कल्स, वो मैंने ट्रेस करी है यहाँ पर, आप आराम से एक बार अच्छे से देखिए इसे। जैसे अगर दो सर्कल सेपरेटेड है, ये भी सेपरेटेड है, सेकंड केस भी सेपरेटेड सर्कल है, जब दोनों सर्कल सेपरेटेड होते हैं तो इन दैट केस रेडिकल एक्सिस आउटसाइड बोथ द सर्कल्स होती है। जैसे कि आप इसकी रेड लाइन की पोजीशन देख सकते हो, सॉरी ग्रीन लाइन की पोजीशन, ग्रीन लाइन इज द रेडिकल एक्सिस।
एक बात जरूर होती है कि रेडिकल एक्सिस हमेशा लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स के परपेंडिकुलर रहती है। कैसा भी पोजीशन ऑफ सर्कल है, रेडिकल एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन है टचिंग सर्कल्स का। ये दो सर्कल्स, ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, ये रहा इंटरनली टचिंग सर्कल। एक्सटर्नली एंड इंटरनली टचिंग सर्कल्स में रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन टेंजेंट एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दोनों सर्कल्स इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो रेडिकल एक्सिस होगी। यानी अगर आपको कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आप रेडिकल एक्सिस निकाल दो, दैट विल बी इनफ। सिमिलरली दो टचिंग सर्कल्स बट इंटरनली टचिंग सर्कल्स हैं, तो if they are touching internally, in that situation again radical axis is the common tangent at the common point of contact। जो इनका common point of contact नजर आ रहा है उस पर हमें जो tangent मिलेगा that will be radical axis। Coming to the next situation, intersecting circles। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में जब आप रेडिकल एक्सिस निकालते हो तो वो उनकी कॉमन कॉर्ड आती है। इस पे भी सवाल बनते हैं, या फिर कहिए कि इससे भी कई बार हमें क्वेश्चंस में यूज करना पड़ता है कि हमें सर्कल की कॉमन कॉर्ड चाहिए। कैसे निकालोगे? जस्ट सबट्रैक्ट द टू इक्वेशंस आफ्टर मेकिंग x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट्स एज 1, उन्हें सबट्रैक्ट करते ही आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाएगी। तो कॉमन कॉर्ड कैसे मिलेगा? रेडिकल एक्सिस से। तो अगर कॉमन कॉर्ड की जरूरत पड़ी हम रेडिकल एक्सिस निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑर्थोगोनल सर्कल। इस पे भी सवाल बने, इस पर भी सवाल हम देखेंगे भी कि कुछ क्वेश्चंस में ऑर्थोगोनल सर्कल्स की कंडीशंस को यूज किया जाता है। क्या होती है कंडीशन? पहली बात, ऑर्थोगोनल सर्कल यानी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है। अगर दो सर्कल्स इस तरह लिखे गए हैं तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी आती है कैसे? एक्चुअली कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी आती है PC1 स्क्वायर PC2 स्क्वायर इज C1 C2 का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी रेडी हो जाता है। क्या है वो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी? ये रही। सो इस कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी को आप याद रखेंगे, 2G1G2 plus 2F1F2 is equals to C1 plus C2। 2G1G2 plus 2F1F2 is equals to C1 plus C2। ये है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी जो हम यूज करते हैं टू चेक whether the two circles are intersecting each other orthogonally or they are not। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अगेन रेड हैशटैग मैंने लगाया है क्योंकि क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन रहता है। क्या है वो? कि अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल होंगे देन टेंजेंट टू वन सर्कल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन passes through the center of the other। So ये मैं आपको इधर चेक ही करवा देती हूँ। ये देखिए मैंने ट्रेस किया हुआ है। हम क्या कह रहे हैं कि पॉइंट P पर अगर आप एक सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होगा। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होगा। ये दोनों टेंजेंट्स यानी दोनों ग्रीन लाइंस के लिए वैलिड है और ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्थोगोनल सर्कल्स की जिसे हम यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं, आप आराम से पॉज कर करके एक बार इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से रीड करके रिवाइज कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस में इन कॉन्सेप्ट्स का पता होना जरूरी है। जो भी क्वेश्चन आप हैंडल करोगे उसमें इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली कॉन्सेप्ट जरूर लगता है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन काफी इंफॉर्मेशन है, लेट्स सी क्या करना है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है लेट ABCD बी अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1, लेट अ सर्कल C1 सेंटर्ड एट A विद यूनिट रेडियस इज ड्रॉन। तो एक काम करते हैं, जो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिगर ट्रेस करना भी शुरू कर देते हैं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। अब क्योंकि क्वेश्चन तो दिया गया है ज्योमेट्री के फॉर्म में, मैं इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करते हुए सॉल्व करूंगी। तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर अज्यूम कर रही हूँ, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1। हमने स्क्वायर बना दिया ऑफ साइड लेंथ 1। सो इट्स अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1, यानी ये पॉइंट हो गया 1 0, ये हो गया 1 1, ये हो गया 0 1। और फिर क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल है। अच्छा ABCD स्क्वायर है तो नेम भी ABCD जरा लिख देते हैं यहाँ पर। एक सर्कल आपने ट्रेस किया विद सेंटर एट O एंड रेडियस इक्वल्स टू 1। तो जब आप इस तरह का एक सर्कल ट्रेस करोगे तो ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर A लेने पर जो सर्कल ट्रेस होगा वो कुछ इस तरह से ही बनेगा। रेडियस आपने 1 लिया है तो ये रहा वो फर्स्ट सर्कल जिसकी फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में बात की गई है। फिर से देखें जरा, लेट ABCD बी अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 1, ठीक है ले लिया। लेट अ सर्कल C1 सेंटर्ड एट A विद यूनिट रेडियस इज ड्रॉन, ड्रॉ कर दिया। अनदर सर्कल C2
which passes through which touches C1 and the lines AD and AB are tangent to it. ठीक है, अब मुझे एक और सर्कल ट्रेस करना होगा, तो मैं अनदर सर्कल ट्रेस करने जा रही हूँ. जो नेक्स्ट सर्कल है वो ग्रीन सर्कल को भी टच करता है और साथ में वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच करता है. उन्होंने लिखा है साइड AD एंड AB. तो AD एंड AB यानी हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रखी है. तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो टचिंग द ग्रीन सर्कल. ठीक है, दिस इज C2. सो हमारे पास क्या आ गया? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आ गई कि एक सर्कल टच कर रहा है ग्रीन सर्कल को. C2 हमने ट्रेस कर दिया. इज ऑल्सो ड्रॉन. ठीक है, ड्रॉ कर दिया गया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज लेट अ टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट C. अब आप देख सकते हैं कि C पॉइंट आपके पास क्या है, 1,1. सो टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट C टू द सर्कल C2, यानी ये जो ब्लू सर्कल है इस पर हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा फ्रॉम द पॉइंट 1,1. तो वो भी मैं जरा ट्रेस कर देती हूँ एक बार आपके लिए. तो हमने ट्रेस किया टेंजेंट फ्रॉम द लाइन फ्रॉम द पॉइंट C 1,1 to the circle. ठीक है, to the circle C2, meet the side AB at E. So AB side को ये E पर meet कर रहा है. ठीक है, this point is E. If the length of EB is alpha plus root 3 beta, then alpha and beta are integers, then alpha plus beta is equals to. So basically तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये लेंथ निकालनी है, राइट? हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए EB लेंथ को फाइंड करना होगा. क्वेश्चन मैंने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दिया है. अब हम स्टार्ट करते हैं. सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आप जरा इस ब्लू सर्कल को नोटिस करो. क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, इसीलिए मैं सर्कल का सेंटर ले सकती हूँ R, R, राइट? सेकेंडली, ब्लू सर्कल एंड ग्रीन सर्कल आर टचिंग ईच अदर इंटरनली. इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, जो मैंने मार्क किया A से लेकर, इसका नाम सेंटर का P रख देता है. तो जो AP डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, और वो कितना आएगा? ये आएगा मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2. यही लिखा था हमने, तो हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ R1 का मतलब बड़ा रेडियस 1 है, स्मॉलर रेडियस वी हैव टेकन स्मॉल r, 1 माइनस R. AP डिस्टेंस कितना है? रूट ओवर R² प्लस R². तो मैं स्क्वेयरिंग करके दोनों साइड लिखूंगी. ये आ जाएगा 1 माइनस R का होल स्क्वायर, और नहीं तो आप स्क्वायर रूट लेकर भी लिख सकते हो. यानी ये कितना बन गया हमारे पास? दिस इज इक्वल्स टू रूट 2R इज 1 माइनस R. R के लिए सॉल्व करते हैं जरा. तो R हमारे पास आता है 1/1 प्लस रूट 2, यानी ये आ गया रूट 2 माइनस 1. ये स्मॉल r है. तो हमें रेडियस ऑफ द ब्लू सर्कल पता चल चुका है. अब रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल है, तो अब आपको क्या चाहिए? आपको सर्कल का सेंटर भी पता है, और साथ में अब मुझे चाहिए ये जो टेंजेंट लाइन है ना, CE, इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन. देखो, जैसे ही आपको CE लाइन की इक्वेशन पता चलती है, आप इजीली E के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे. एंड वंस यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, ये जो E डिस्टेंस है ना, ये इजीली फाइंड किया जा सकता है. तो इसलिए अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में मैं फाइंड करने जा रही हूँ CE लाइन की इक्वेशन. CE is a tangent to the circle from the point 1,1. तो मैंने स्टार्ट किया, लेट CE लाइन का इक्वेशन भी y minus 1 is equals to m into x minus 1. ध्यान रखिए, कभी भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आपको मिलता है और आपको टेंजेंट लिखना है, तो अप्रोच ये होगी कि आप स्लोप m के साथ एक लाइन लिख लो पहले, और फिर लगाओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी P equals to R. ठीक है, यही मैंने हाईलाइट किया था उस वक्त भी कि P equals to R का कंडीशन आपको यूज करना चाहिए. तो मैं उसे यूज करने जा रही हूँ क्वेश्चन में. चलिए प्रोसीड करते हैं. क्या करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम R, निकालना है और उसे इक्वेट कर देना है रेडियस R से. इक्वेशन ऑफ लाइन एक बार मैं जरा ध्यान से लिख लेती हूँ, y माइनस mx, और साथ में आएगा ये प्लस m माइनस 1. दिस इज इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है. कंडीशन अब मैं लगा रही हूँ, ये आ जाएगा R. So this is R times 1 minus m plus m minus 1 whole divided by root over 1 plus m square, and this is equals to R. ठीक है, अब क्या करें? अब जरा आगे बढ़ते हैं और जो भी कॉमन टर्म्स है उन्हें कॉमन लेते हैं. जैसे कि न्यूमरेटर से मैं 1 माइनस m का फैक्टर अगर कॉमन लेती हूँ, तो ये बचेगा R माइनस 1. डिनोमिनेटर रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर है, तो मैं स्क्वेयरिंग दोनों साइड करके लिख रही हूँ, और साथ में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट?
what we have 1 minus m का whole square, r minus 1. r minus 1 का मतलब क्या हो जाएगा? root 2 minus 2. This is root 2 minus 2 का whole square. Right hand side r square यानी root 2 minus 1 का whole square into 1 plus m square multiplied by 1 plus m square. So now what is the next step? अभी हमने करना क्या है? कैलकुलेशन में प्रोसीड करेंगे. आप देख सकते हो कि यहाँ रूट 2 का फैक्टर कॉमन निकालते ही ये टर्म क्रिएट होने वाली है, राइट? मैं जैसे ही रूट 2 कॉमन निकालूंगी 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बनेगा. तो क्यों ना ऐसा करें, इसे सीधे ही कैंसिल करते हैं और यहाँ 2 लिख लेते हैं. रूट 2 का स्क्वायर कॉमन आया है, करेक्ट? ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस विल बिकम लेफ्ट हैंड साइड 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 2 while the right hand side is just 1 plus m square. सारी टर्म्स को आप एक तरफ क्लब करो, इसे सॉल्व करो फॉर m. जैसे ही आप m के लिए सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यूज आती है 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3. अब ये दो वैल्यूज क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट करती है फ्रॉम द पॉइंट 1, 1 यू कैन ट्रेस 2 टेंजेंट्स. सो एब्सोल्युटली करेक्ट, हम 2 टेंजेंट्स बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं. दूसरा टेंजेंट ये देखो, ये रहा, राइट? जो AD को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, बट हमें वो टेंजेंट चाहिए जो AB लाइन को इंटरसेक्ट करता है. तो फ्रॉम द फिगर हमें कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी चाहिए? हम वो स्लोप सिलेक्ट करेंगे. देखो ये दो लाइंस, दो टेंजेंट लाइंस है, इन दोनों का स्लोप अगर आप कंपेयर करते हो तो आप देख सकते हो कि मोर स्लोप इज दैट ऑफ द लाइन CE. मैं CE लाइन को सिलेक्ट करने वाली हूँ तो उसका स्लोप ज्यादा होगा कंपेयर टू अनदर टेंजेंट लाइन. तो अभी अभी हमने दो टेंजेंट लाइन के स्लोप निकाले हुए, हम उनमें से ग्रेटर वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर द लाइन CE. दैट्स इट. हम यही चाहते थे, CE लाइन का इक्वेशन मिल जाए. तो हमारे पास CE लाइन तैयार है. लाइन लिखने के लिए आपको पॉइंट एंड स्लोप चाहिए होता है, दोनों हमारे पास है. पॉइंट है 1, स्लोप हम ये लेंगे. तो लाइन का इक्वेशन बनेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इंटू x माइनस 1. अभी नेक्स्ट स्टेप इज गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E. सो E के लिए क्या करने वाले हैं? E के लिए आपको पुट करना है y को 0 सो दैट x इंटरसेप्ट आ जाए. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस रूट 3, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 माइनस रूट 3. हमने इसका कॉन्जुगेट लिख दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो अल्टीमेटली फॉर्म जो तैयार हो रही है दिस इज रूट 3 माइनस 1. ये x का वैल्यू है. x का वैल्यू यानी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E आई कैन से. अभी हमारे पास E के कोऑर्डिनेट्स रेडी है. E हमारे पास आ गया रूट 3 माइनस 1 कॉमा 0, जबकि B कितना है? B है 1 कॉमा 0. अभी क्या चाहिए? द डिस्टेंस EB, बोथ आर ऑन x एक्सिस. सो EB डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 प्लस 1, दैट इज 2 माइनस रूट 3. अब आप इसे कंपेयर करो जाके, अल्फा प्लस रूट 3 बीटा करके उन्होंने कुछ लिखा है. तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि EB लेंथ है अल्फा प्लस रूट 3 बीटा. गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, गेट द वैल्यू ऑफ बीटा, और फिर आंसर आपको फाइनल फाइंड करना है. तो अब हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि अल्फा 2 आएगा, बीटा माइनस 1, सो फाइनल आंसर रिड्यूसेस टू 1. यानी देखो इस पूरे क्वेश्चन में टेंजेंट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो यूज किया गया. क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको कहा, ये पता होना चाहिए. अगर आपको ये पता है तो आप क्विकली इसी प्रोसीजर से प्रोसीड करोगे. नेक्स्ट थिंग, एक्सटर्नल पॉइंट से हम कैसे टेंजेंट लिखते हैं वो हमने इस क्वेश्चन में रिवाइज किया है. हमेशा आप स्टार्ट करोगे विद द लाइन, और ऑलवेज इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू यूज दिस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. आफ्टर दैट सिंपल कैलकुलेशन पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया, और ये रहा आंसर टू द क्वेश्चन. चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन. क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P1 एंड P2 व्हाइल कंसीडरिंग P1 ऑन वन सर्कल एंड P2 ऑन द अदर सर्कल फॉर गिवन सर्कल्स. दो सर्कल्स का इक्वेशन हमें दे दिया गया है. अब क्वेश्चन तरीके से अगर इंटरप्रेट कर लिया जाए तो बहुत ही क्विकली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करें. तो देखें जरा, दो सर्कल्स जो हमें दिए गए हैं वो क्या क्या है. पहले सर्कल का सेंटर आप देख सकते हो 5,5 है, राइट? एंड रेडियस की बात करें तो वो 3 नजर आ रहा है. सेकेंड सर्कल का सेंटर देखते हैं, दिस इज 24, तो हाफ 12, 12,5. रेडियस की जब आप बात करोगे तो 144 प्लस 25 169 माइनस 160, दैट इज 3 इज द रेडियस. तो 3 रेडियस आ गया. ये तो इक्वल सर्कल्स हैं. एक और चीज आप नोटिस करो, इनके y कोऑर्डिनेट सेम है सेंटर के. ठीक है, अभी मैं दोनों सर्कल जरा ट्रेस करती हूँ, फिर हम क्वेश्चन वापस रीड करेंगे. तो हमारे पास दो इक्वल सर्कल्स हैं.
दो इक्वल सर्कल्स विद द सेम रेडियस r, मैंने दो सर्कल्स यहाँ पे ट्रेस किए, दोनों के सेंटर्स ज्वाइन कर दिए, दोनों y इक्वल्स टू 5 पर लाई करते हैं, दोनों का रेडियस कितना है 3 है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट्स है, एक का नाम P1 है, एक का नाम है P2। P1 is moving on first circle, P2 is moving on another circle. What we need to find out is the minimum distance between these two points. ठीक है, पॉइंट P1 पहले सर्कल पर मूव कर रहा है एंड पॉइंट P2 सेकंड सर्कल पर मूव कर रहा है। मूव करते करते आपको ये फाइंड करना है कि जो भी पोजीशंस लेंगे उनमें मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या हो सकता है। तो अब देखो, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फिगर है कि अगर आप मिनिमम डिस्टेंस चाहते हो तो P1 यहाँ और P2 इस पोजीशन पे होना चाहिए, राइट। वी मस्ट हैव P1 एंड P2 एट दिस पोजीशन। अब P1 P2 डिस्टेंस निकालने का तरीका तो आप अगेन पहचान ही गए हो। क्या करना है आपको, C1 C2 में से आपको दोनों सर्कल्स के रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स C1 एंड C2, देखो अब डेटा भी कितना आसान दिया हुआ है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस विल बी 7 और R1 प्लस R2 6, सो आंसर टर्न्स आउट टू बी 1। तो देखा जाए तो क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन भी कुछ भी नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन से हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो जस्ट क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करिए, प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करने के बाद क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि ये पूरा सीधा क्वेश्चन आया था टेस्ट पेपर में, कई बार ये एज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी यूज किया जाता है। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बहुत सारा इंफॉर्मेशन, लेट्स सी क्या दिया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है टू टेंजेंट्स, देखो फिर से टेंजेंट आ गया, आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल। ओके, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहीं अभी तक दिखाई नहीं दिए। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए such that the angle between the tangents, ठीक है भाई, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स हमें पता है, जब जरूरत होगी तो डेटा यहां से उठाएंगे। If center of the circle is denoted by C and these tangents touch the circle at A and B, then the ratio of areas of triangle PAB and CAB। तो एक काम करते हैं, सर्कल ट्रेस करना शुरू करते हैं। सेंटर हमें लेना होगा 1,2 और रेडियस की अगर बात करें तो 5 - 4 दैट इज 1। सो 1,2 एंड रेडियस 1। तो मैंने पहले सर्कल ट्रेस करके रख लिया यहाँ पे। ये एक सर्कल है, सेंटर है 1,2 एंड द रेडियस इज 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या, P इज एनी पॉइंट जिससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए। इनका ठीक है, लेट अस टेक द पॉइंट P ओवर हियर, दिस इज पॉइंट P। अभी हम इस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने जा रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट P। तो ये रहा पहला टेंजेंट और ये रहा सेकंड टेंजेंट। सो ये हमारे पास दो टेंजेंट लाइंस आ गई। ये दोनों टेंजेंट लाइंस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दिए गए हैं A एंड B एंड आई थिंक सेंटर वो C लिख रहे हैं। एक बार फिर से रीड करते हैं जरा। तो टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल, ड्रॉ कर दिए सच दैट एंगल बिटवीन देम हमें पता है एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय C एंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एज A एंड B। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज C, हमें ये एंगल पता है, मैं इसका नाम थीटा रख रही हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग tan थीटा 12/5 हमें दिया गया है, राइट। tan थीटा इज 12/5, यस। अभी क्या, देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल PAB एंड CAB। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, पहले C को भी जरा ज्वाइन कर लेते हैं। तो C को आपने ज्वाइन किया B से, दिस इज A, और फिर हम जरा AB को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब आपको दो ट्राइंगल्स इजीली नजर आ रहे हैं। वो जिन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं उसमें से एक ट्राइंगल हमारे पास है येलो ट्राइंगल, ये रहा। द अदर ट्राइंगल इज द ग्रीन ट्राइंगल, जैसे मैंने शेड करके रख दिया, या फिर कई डॉटेड ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो हमें कैलकुलेट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, क्या करने जा रहे हैं हम, सबसे पहले तो मैं PNC को ज्वाइन करती हूँ। जैसे ही आप PNC को ज्वाइन करोगे, ये देखो ये PNC को हमने ज्वाइन कर दिया, तो अब हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री होगा, राइट। द एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB एंड CAB में दोनों ही ट्राइंगल में बेस AB कॉमन है। तो या तो हम इनकी हाइट्स का रेशियो निकाल दें, यानी हम ये कह दें कि जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, लेट दिस पॉइंट बी T, तो आंसर आ जाएगा PT/CT। अब या तो आप इसकी लेंथ PT और CT आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि हमें रेडियस ऑफ सर्कल तो पता ही है, हमें साथ में ये हाफ एंगल भी पता चल जाएगा अगर tan थीटा पता है तो,
राइट। सो हम टेन थीटा की हेल्प से यानी इस एंगल की हेल्प से ये लेंथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सॉरी नॉट दिस लेंथ, द हाइट। कि आपको हाइट पता करनी है तो आप पीटी लेंथ को फाइंड कर लो, सिमिलरली आप लेंथ सीटी को फाइंड कर लो। अगर ये लेंथ आ गई तो क्वेश्चन इज ओवर। ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है टेन थीटा से मैं टेन थीटा बाय 2 की कैलकुलेशन पर क्यों जाऊं, आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट, सो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर सम अदर अप्रोच। सम अदर अप्रोच भी क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की अदर अप्रोच। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल पीएबी, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल सीएबी। अब ध्यान से देखो कि क्या मैं इस ट्राइंगल पीएबी का एरिया लिख सकती हूँ कि हाफ PA into PB into sine of included angle, that is theta. Tan theta पता है तो sin theta, yes, we can find. Similarly, coming to the denominator, half CAB का एरिया भी इसी तरह लिखेंगे, half one side is 1, other side is also 1, and sine of included angle कितना होगा, pi minus theta, because ये तो cyclic quadrilateral होता है. PACB is a cyclic quadrilateral, so P and C supplementary angles होंगे. बट साइन थीटा एंड साइन पाई माइनस थीटा तो कैंसिल हो गए, यानी हमने तो कैलकुलेशन काफी कुछ बचा लिया यहाँ पे। अब मेरा आंसर पूरा इस बात पे डिपेंड करता है कि पीए क्या आता है। पीए का क्या मतलब हुआ, पीए का मतलब हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कि हमें जाना पड़ेगा फिर से पॉइंट पी पर, और पॉइंट पी से हमें यहाँ निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। So two tangents are drawn from the point P to the circle such that the angle between them is tan inverse 12/5. अब because point P हमारे पास नहीं है तो length of tangent अब हम कैसे निकालें, तो length of tangent निकालने के लिए आपके पास है radius, you just take the help of the triangle PBC. Point P होता तो direct length of tangent calculate होता using S1, root S1, but वो नहीं है तो अब हम triangle लेंगे PBC. From this triangle, do we know the length BC? Yes. क्या हमारे पास ये एंगल है, टेन थीटा का हाफ तो अब भी जाना ही पड़ेगा, तो ठीक है अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो अब हम इससे अगर नहीं बच सकते हैं तो चलिए कैलकुलेशन कर ही लेंगे। तो बीसी हमारे पास है और साथ में है टेन थीटा बाय 2। टेन थीटा बाय 2 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टेन थीटा बाय 2 मीन्स आपके पास है टेन थीटा 12/5, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, right? So this is the formula that we have tan theta in terms of tan theta by 2. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके t की वैल्यू फाइंड करोगे, t is nothing but tan theta by 2. तो BC से हमें PB लेंथ फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करने जा रहे हैं, हम कहेंगे कि tan theta by 2 is equals to BC upon PB. What we need in the question is the length PB. BC कितना है 1, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज PB या फिर कहिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 1 अपॉन टेन थीटा बाय 2, यानी मैं इसे लिख सकती हूँ cot थीटा बाय 2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल PAB अपॉन ट्राइंगल CAB के एरिया का रेशियो विल बी cot स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। अभी कॉट स्क्वायर है तो एक काम किया जा सकता है कि मे बी हमें ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े, कौन सी वाली, ये कैलकुलेशन। और ये मैंने क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2 को कन्वर्ट किया कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 में, तो आप इसे लिख सकते हो दिस विल बी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। अच्छा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या हो सकता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इफ यू वांट टू अवॉइड दिस कैलकुलेशन पार्ट यू गो थ्रू दिस मेथड। अब इसमें क्या होगा कि हमें टेन थीटा तो पता ही है, राइट, टेन थीटा हमें पता है 12/5, तो आप छोटा सा एक ट्राइंगल बनाओगे, इसे थीटा लोगे, ये आ जाएगा 13, बहुत ही सिंपल सा ट्राइंगल है। कॉस थीटा, यस, इजीली हम वैल्यू निकाल सकते हैं, आप सीधे 5/13 वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, राइट। तो फिर से हम इस कैलकुलेशन से बच गए। इफ यू वांट यू कैन प्रोसीड विद दिस वन आल्सो, बट ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फॉर्म की कैलकुलेशन नहीं होती है, तो जस्ट लीव इट एंड प्रोसीड लाइक दिस। तो फिर से cos थीटा में कन्वर्ट किया गया, वैल्यू को पुट किया जाएगा और आंसर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन इन दिस वन। अब यहाँ पे जो ये ट्राइंगल यूज हुआ है ना,
इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि हमने ये नोटिस किया कि PACB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये जो पॉइंट है ना, PACB इज साइक्लिक, PACB इज साइक्लिक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस एज वेल एज मेंस। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि PACB एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, साइक्लिक है, और साथ में आप एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सर्कल बनता है ना, उस सर्कल के लिए PC इज द डायमीटर, राइट। इस सर्कल में जो डायमीटर आपको मिलेगा वो क्या आ जाएगा, PC। सो ये क्वेश्चन लेने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना था कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिवाइज करवा दूं कि PACB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद PC एज डायमीटर ऑफ द सर्कल circumscribing it। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। बाकी देखो, सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन है। अगर आपको लगता है कि नहीं cos थीटा में हम नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो फिर ऑप्शन नहीं होगा, आप इस पे जाओगे। बट यस, यहाँ पे ऑप्शन था क्योंकि 10 स्क्वायर क्रिएट हो गया। अभी 10 स्क्वायर है तो ठीक है, फिर हमने cos थीटा में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन में प्रोसीड किया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके थ्रू हम क्या चीज रिवाइज करने वाले हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लेट A and B be 2 points and P be a point on the circle such that PA square plus PB square have maximum value, then the points PAB lie on। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या तरीका हो सकता है कि सर्कल हमें दे दिया गया है, सेंटर 1,1 है, रेडियस 1 है, एंड द पॉइंट A and B, हम इनकी पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम जरा ये भी रिवाइज कर लें कि कैसे एक पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल निकाली जाती है। तो जब आप पॉइंट इसमें पुट करोगे, सारी टर्म्स एक तरफ लेकर आओगे, तो साइन आपको चेक करना है। यानी बेसिकली जो मैं S1 की बात कर रही थी ना, वो आपको चेक करना होता है। अगर S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आता है, S1 नेगेटिव है तो इनसाइड द सर्कल आता है, एंड इफ S1 इज 0 तो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, राइट। तो आप यहां नोटिस करोगे कि जब आप A एंड B को पुट करते हो ना, तो बोथ दीज पॉइंट्स आर आउटसाइड द सर्कल, outside the circle। P is any point on this circle। ठीक है, A और B तो फिक्स पॉइंट हो गए, P मूव कर रहा है। अब अगर P मूव कर रहा है तो इसका मतलब हम ऐसा करते हैं, P को एक जनरल कोऑर्डिनेट लेते हैं, और जब जनरल कोऑर्डिनेट ऑन द सर्कल लेने की बात आए तो आपको जाना चाहिए पैरामीट्रिक फॉर्म पर। तो हम यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, 1 प्लस आर कॉस थीटा 1 प्लस आर साइन थीटा। आप नेगेटिव साइन के साथ भी ले सकते थे, आप कोई भी एक फॉर्म चूज कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने ले लिया एक पॉइंट ऑन द सर्कल एज दिस वन। आप चाहिए कि आप PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर मिनिमम चाहिए। तो चलिए लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज PA स्क्वायर एंड प्लस PB स्क्वायर। उसके लिए मुझे चाहिए A और B के कोऑर्डिनेट्स, तो जरा लिख भी लें। A है 1,4, B है 1,-5। एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे दोनों x इक्वल्स टू 1 लाइन पे लाई करते हैं, और सर्कल का सेंटर भी x इक्वल्स टू 1 पर ही लाई कर रहा है, राइट। चलिए देखते हैं, इससे कैलकुलेशन जरूर हमारी आसान बन जाएगी। तो हमने स्टार्ट किया सबसे पहले PA का स्क्वायर। सो PA का स्क्वायर इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा प्लस this will be 4 minus 1 3 minus sin theta का होल स्क्वायर। देन वी हैव प्लस PB स्क्वायर। अब PB स्क्वायर ध्यान से देखोगे तो PB स्क्वायर अगेन दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस -5 - 1 यानी -6 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा, तो हमें मिल ही गया। साथ में यहाँ पे मिलेगा -6 साइन थीटा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा +12 साइन थीटा। अलॉन्ग विद दैट अब हमारे पास एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से, एक यहाँ से मिलेगा, तो टोटल 2 साइन स्क्वायर थीटा आएंगे, एंड प्लस यहाँ 9 और यहाँ 36, सो वी कैन राइट 45। व्हाट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने इस पूरे एक्सप्रेशन में नोटिस किया कि 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, तो फिर इसे मिलाकर लिख लेते हैं 2। 45 + 2 इज नथिंग बट 47 एंड +6 साइन थीटा। हमें इसे मैक्सिमाइज करने को कहा गया है, राइट। इफ यू वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, देन दिस इंप्लाइज थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब ये थीटा 90 डिग्री का क्या सेंस निकल रहा है, थीटा 90 डिग्री का सेंस मैं अब आपको बताती हूँ। ये देखो सर्कल दिया गया था, सेंटर 1,1 एंड द रेडियस वाज 1। जो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हमें दिए गए हैं, जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वो सब x इक्वल्स टू 1 पर ही लाई करते हैं, राइट। वो सब के सब x इक्वल्स टू 1 पर लाई कर रहे हैं।
तो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स को भी मैंने मार्क किया। ये रहा पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स एक बार चेक करते हैं जरा, 1,4 एंड 1,-5। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जस्ट नाउ वी आर गेटिंग दैट कि जो पी पॉइंट होगा उसमें आपको पैरामीटर थीटा को π/2 लेना है। जैसे ही आप थीटा को π/2 लेते हो, आप देख लो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 1 + 0 1 + 1, दैट इज 1,2। अभी 1,2 का क्या मतलब हुआ कि ये रहा पॉइंट P 1,2। सो अब आप नोटिस कर सकते हो कि अगर पॉइंट A, P एंड B की ये पोजीशन है, यानी ये तो कोलिनियर पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इफ यू हैव PA² + PB² मैक्सिमम, इन दैट केस APB मस्ट बी कोलिनियर, राइट। ये PA² + PB² का मैक्सिमम है, इसे डायरेक्ट ऐसे मत इंटरप्रेट कर लेना कि PA + PB इज मैक्सिमम व्हेन दे आर कोलिनियर। यहाँ PA + PB नहीं था, ये PA² + PB² है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म को यूज किया है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो डायरेक्टली वी वुड हैव स्टार्टेड विथ कि PA + PB इज मैक्सिमम व्हेन PAB आर कोलिनियर, राइट। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना। और PAB कोलिनियर के साथ साथ PA + PB मैक्सिमम में P को लाइन सेगमेंट AB पर भी लाई करना होता है, इन बिटवीन AB। तो हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, ऑल्दो आंसर वही आ रहा है। इसे सॉल्व किया गया है यूजिंग सिंपल पैरामीट्रिक, कैलकुलेशन पार्ट वाज वेरी इजी। क्वेश्चन को खत्म किया, हमारा आंसर आ गया कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स यानी 4 ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं उसमें से हमारा ऑप्शन जो सिलेक्ट होगा दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन। इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, देखो लाइन को टेंजेंट बोला, आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है P = R कंडीशन। मैं उस कंडीशन को डेफिनेटली यूज करूंगी फॉर प्रोसीडिंग, बट अभी और भी इंफॉर्मेशन है वो भी देखते हैं। एंड this line, they are talking about this line is perpendicular to the line L1, ठीक है भाई, यानी स्लोप पता चल जाएगा इन केस मुझे L1 का स्लोप दिया गया हो तो। where L1 is tangent to another circle, यानी ये तो टेंजेंट ही टेंजेंट, एक क्वेश्चन में दो फॉर्म्स हमें टेंजेंट की यूज करनी है। to the circle at this point, देखो ये पॉइंट ऑन द सर्कल है, यानी L1 तो मैं इजीली लिख लूंगी। क्यों? क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन को आप इंटरप्रेट करते हो ना, तो सबसे पहले ये पता चलता है कि L1 लाइन एक टेंजेंट है टू द सर्कल एट अ पॉइंट गिवन ऑन इट। तो अब अगर पॉइंट ऑन द सर्कल दिया है तो टेंजेंट कैसे लिखना है, T = 0 से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैंने उठाकर लिख लिया L1, ये रहा L1, राइट। x² को x(x1), y² को y(y1), टेंजेंट का इक्वेशन रेडी हो गया। मुझे स्लोप से मतलब है, L1 का स्लोप कितना आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं लेट इट बी m1, और ये m1 तो -1 आ रहा है। अब अगर m1 -1 है तो इसका मतलब m कितना हो जाएगा, m विल बी इट्स नेगेटिव रेसिप्रोकल क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो m भी पता चल गया। यानी मैं लाइन y इज इक्वल्स टू -x + c लिख देती हूँ। अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि c के लिए कोई रिलेशन निकालिए सो दैट ये जो लाइन है इट टचेस द सर्कल, एक सर्कल जिसका सेंटर है 3,0 एंड रेडियस 1। क्या कंडीशन, P = R, जस्ट यूज दैट कंडीशन। आपके पास कंडीशन आ जाएगी -3 - 0 + c /√2 and this is equals to 1. Just square both the sides, complete the calculation part and get the answer. So what we are getting here is, एक बार क्वेश्चन की फॉर्म जरा चेक कर लेते हैं। हमारे पास आंसर क्या है, दिस इज y is equals to mx + c and it is tangent to the circle having center 3,0 and it is perpendicular to the line L1. So L1 लाइन का स्लोप हमारे पास कितना आ रहा था, स्लोप ऑफ द लाइन वाज -1, तो m को +1 यूज करना है, राइट। सो हमने y को शायद -1 लिख दिया। एक बार कैलकुलेशन वापस कर लेते हैं, यहाँ जो एरर थी इसे मैंने करेक्ट कर दिया, ये देखो, ठीक है। y is equals to +x आएगा, +x यानी ये +3 आएगा, दिस विल बिकम +6। अब आप इसे कंटिन्यू करिए, इक्वेशन बन जाती है c² + c 6c + 7 is equals to 0. So that's it, simple concept। एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्म्स ऑफ द टेंजेंट यूज किए गए, एक में हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज किया, एक में डायरेक्ट T = 0 से टेंजेंट लिखा गया। देखो सिंपल क्वेश्चन है ना। सो टेंजेंट नॉर्मल प्रीवियस ईयर्स जे मेंस का क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे। द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, इसी कॉन्सेप्ट से हम अलग अलग टेंजेंट्स की इक्वेशन जहां पे जरूरत पड़ती है हम यूज करते हैं, लिखते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और रेड हैशटैग से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and Q,
देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तो एडवांस में भी बहुत बार पूछा जाता है, नॉट जस्ट विद सर्कल। ये क्या करेंगे, सर्कल की जगह यहाँ कभी पैराबोला लिख देंगे, कभी एलिप्स लिख देंगे, कभी हाइपरबोला। क्वेश्चन अल्टीमेटली क्या कह रहा है कि एक सर्कल आपके पास है, यानी सर्कल की जगह हो सकता है एडवांस में वो पैराबोला दे दे। जो क्वेश्चन हम सब सॉल्व कर रहे हैं वो जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से जेई मेंस का क्वेश्चन मैंने पिक किया है और पिक करने का रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये रहा सर्कल। और इफ अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो ठीक है, मैंने एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया इसका। जरा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो टेंजेंट टू द सर्कल, ये रहा टेंजेंट। इट इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, ऐसा ही लिखा है पी एंड क्यू, तो ठीक है, नाम लिख लिया पी, इसका नाम लिख दिया क्यू। देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अब हमें पी क्यू के मिडिल पॉइंट, सपोज द मिडिल पॉइंट इज एम, हमें इसका लोकस निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट एम जिसका लोकस चाहिए उसे एच कॉमा के लिखिए। फिर सेकेंड स्टेप में आप पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखो, ठीक है, आप लाइन पी क्यू लिखो। एंड थर्ड में हम लगाएंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। सबसे पहले पॉइंट लोगे, मिडिल पॉइंट है एच कॉमा के, तो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं पी होगा 2h, 0, क्यू आ जाएगा 0, 2 के। अब मैं लाइन पी क्यू भी लिख सकती हूँ। पी क्यू लाइन लिखनी है तो हमने सीधे उठाया इंटरसेप्ट फॉर्म और लाइन लिख दी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो अभी तक मैंने क्या क्या कंडीशन यूज कर ली, मैंने कंडीशन यूज कर ली कि पी क्यू एक लाइन है जिसका मिडिल पॉइंट एच कॉमा के है। अब मुझे इस लाइन पे कंडीशन लगानी है कि ये लाइन सर्कल का टेंजेंट है। क्या कंडीशन यूज होगी, P इक्वल्स टू R। यूज दिस कंडीशन। तो सेंटर हमें पता ही है 0, 0, रेडियस हमें 1 दिया गया है, आई थिंक सर्कल क्या था 1, ठीक है, तो रेडियस हमें 1 दिया गया है। P इक्वल्स टू R के लिए हम कंटिन्यू करते हैं 0, 0 से इस लाइन का डिस्टेंस। तो ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट हुआ and equate it to radius 1. Now you just cross multiply, rearrange the terms, replace h by x and k by y. तो अब आपने देखा 3 स्टेप में तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चाहे वो सर्कल हो चाहे पैराबोला, डिफरेंस कहाँ आएगा, इस स्टेप में द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में। अकॉर्डिंग टू द कर्व हम कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करते जाते हैं, आंसर निकालते जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में भी काफी बार यूज होता है, कई बार प्योर क्वेश्चन, कई बार एज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसे आप जरूर अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। जेई मेंस ने पूछ ही लिया है तो मे भी हो सकता है सर्कल की जगह पैराबोला के लिए पूछे, तो कॉन्सेप्ट सिमिलर है, अप्रोच सिमिलर है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब जरा। सो ये रहा 7th क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं। इसे मैंने रेड हैशटैग नहीं लगाया, बट इसमें तो डबल डबल रेड हैशटैग्स आएंगे। क्यों, क्योंकि अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि एक लाइन है एंड इट टचेस बोथ द कर्व्स, यानी बेसिकली जो लाइन हमें लिखकर दी गई है दैट इज अ कॉमन टेंजेंट टू टू कर्व्स। एक सर्कल है, एक पैराबोला है, एक लाइन सर्कल और पैराबोला दोनों को टच कर रही है, तो मॉड्यूलस सी बताना है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले लाइन अगर सर्कल और पैराबोला दो कर्व्स पर टेंजेंट है, तो मेथड 1 तो ये कहता है, जो मैं ज्यादा लाइक नहीं करती हूँ बट एब्सोल्युटली करेक्ट है, नथिंग इज रॉन्ग विद दैट, कि आप क्या करो, ax प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी को सर्कल के साथ सॉल्व करके d0 कर दो, इसे पैराबोला के साथ सॉल्व करके d0 कर दो। जैसे ही आप इन दोनों d इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट a एंड c एंड द आंसर विल बी रेडी, ठीक है। तो ये एक अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, आप प्रोसीड करिए, आप आंसर निकाल लेंगे। बट आई लाइक मैथड 2। वाई मैथड 2, क्योंकि जैसा कि मैं कहती हूँ कि आप फॉर्मूले लर्न करते हो तो अप्लाई करो, नहीं तो लर्न ही मत करो। अगर आपको अप्लाई ही नहीं करना है तो आप उन फॉर्मुलों को मत लर्न करिए। तो इसीलिए सेट ऑफ फॉर्मूले भी जो हमारे पास होता है ना, जो लर्न करने के लिए फॉर्मूले होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को हम मैक्सिमम यूज करेंगे, जो वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो लर्न ही करने होते हैं हम उन्हें लर्न करेंगे। जैसे कि अब जो 2 फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज करूंगी वो हम लर्न ही करते हैं। जैसे कि सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी P इक्वल्स टू R लर्न करते हैं। इस पैराबोला, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाली फॉर्म है, राइट। इस पैराबोला के टेंजेंट के लिए हमारे पास फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m। a का मतलब यहाँ पर a कितना दिखाई दे रहा है, √2। सो ये हमारे पास टेंजेंट टू द पैराबोला होता है, राइट। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ द टू कर्व्स, ये हम याद ही करते हैं तो क्यों ना उसे यूज करें। कैसे यूज करें,
कि पहली बात तो जब भी आपके पास कॉमन टेंजेंट लिखने की बात आती है, अगर दोनों में से एक कर्व सर्कल है तो आप सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेकेंड स्टेप यानी बाद में यूज करेंगे। पहले आप यूज करिए पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। लाइन जरा एक बार लिख लेते हैं, ax प्लस वाई इक्वल्स टू सी। इसे मैंने लिखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर मैंने कहा बिकॉज दिस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला, देयरफॉर c कितना होना चाहिए, a बाय m। m कितना दिया इन्होंने, माइनस है, मैंने इस कंडीशन को यूज कर लिया, राइट। तो c और a में रिलेशन आ गया, c और a में एक रिलेशन आ चुका है तो एक और रिलेशन चाहिए, चलिए वो भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अब सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करेंगे। तो सेम लाइन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के लिए भी टेंजेंट है। अब इसकी भी टेंजेंट है तो एक काम करते हैं, इस लाइन के लिए p इक्वल्स टू r लिखते हैं, जो हमें देगा मॉड्यूलस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस a स्क्वायर, एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 1। हमें क्या चाहिए, हमें तो c का वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना a को ही एलिमिनेट कर दें। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस a स्क्वायर का मतलब कितना लिख दोगे, 2 बाय सी स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को आई होप सॉल्व कर सकते हो। सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, सी स्क्वायर का पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है, सी स्क्वायर की पॉजिटिव वैल्यू से सी आ जाएगा, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ सी यू कैन इजीली गेट द आंसर फॉर मॉड्यूलस सी। सो आई एम जस्ट लीविंग द कैलकुलेशन पार्ट हियर। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि दो कर्व्स में से अगर एक कर्व सर्कल एंड यू वांट टू राइट डाउन द कॉमन टेंजेंट, देन टेक सर्कल इन द सेकेंड स्टेप। पहले आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओगे पैराबोला की या एलिप्स की या जो भी कर्व दिया गया है, और फिर आप उस लाइन को लेकर जाओगे कि वो जो सेम लाइन है उसी सेम लाइन पे आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे फॉर द सर्कल। आप सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर सॉल्व्ड। d इक्वल्स टू 0 से गलती कुछ नहीं होगी, बस कैलकुलेशन थोड़ा इरिटेटिंग होगा और वो हमारा टाइम भी वेस्ट करेगा। टाइम वेस्ट होगा तो ऑब्वियसली फिर कैलकुलेशन एरर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। लेंदी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत ये होता है जब कैलकुलेशन इरिटेटिंग आ जाता है। तो जब कैलकुलेशन इरिटेटिंग होती है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग द एरर्स भी इंक्रीज होता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A circle touching x-axis at 3, 0 and making an intercept of length 8 on y-axis passing through the point, also passes through the point। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, बट मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे थोड़े लॉन्गर मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी। तो एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच करता है एट द पॉइंट 3, 0 एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। यानी ये तो कुछ इस तरह के सर्कल की बात की जा रही है, राइट। अ सर्कल टचेस x axis at 3, 0 and making an intercept of 8 on y axis। अब ये सर्कल अबव x axis भी हो सकता है, ये बिलो x axis भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें दिया नहीं ना कि अबव x axis ही ट्रेस करना है। तो ये सर्कल इस साइड भी हो सकता था। ओके, सो दो पॉसिबिलिटी हम दोनों ही कंसिडर करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी क्या करें, इनफैक्ट दोनों सर्कल्स हमारे पास सीधे सीधे आ जाएंगे। करना क्या है, देखो सर्कल के लिए हमेशा दो चीजें चेज की जाती है, एक उसका सेंटर, एक उसका रेडियस। तो मैं इस सर्कल पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। सेंटर मैंने h, k लिखा, जहां मैं ऑब्वियसली नहीं लिख रही हूँ कि k शुड बी पॉजिटिव। व्हाई, बिकॉज k कैन बी नेगेटिव एज वेल। यू कैन सी दूसरा सर्कल भी पॉसिबल। तो सेंटर h, k है, तो सेंटर h, k का डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट लाइन यू कैन सी, ये तो k आएगा, यानी सर्कल का रेडियस कितना आ गया, k। तो सर्कल का रेडियस है k, ठीक है। अब क्या करें, अब हमें क्या चाहिए, द नेक्स्ट थिंग इज हमें ये दे दिया गया है दिस पॉइंट इज 3, 0। ये 3, 0 यानी मैं यहाँ लिख सकती हूँ दिस इज 3, k, यानी सिर्फ k अननोन रह गया। कैसे फाइंड करेंगे, तो अब आप इस सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालोगे, कॉर्ड विल गेट बाइसेक्टेड। ये लेंथ कितनी है, 3, दिस इज 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। ये जो पॉइंट है इसे मैंने सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल है विच इज k। इनफैक्ट आई शुड राइट मॉड्यूलस ऑफ k। मॉड्यूलस ऑफ k क्यों, क्योंकि रेडियस लिख रहे हो तो मॉड k लिखो, k कैन बी नेगेटिव एज वेल। व्हाट अबाउट दिस लेंथ, ये लेंथ तो 4 हो जाएगी क्योंकि टोटल y इंटरसेप्ट कितना दिया गया है, 8। अब देखो इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल से क्या हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे ही आप मॉड k निकालोगे इट टर्न्स आउट टू बी 5। अब मॉड k 5 का क्या मतलब हुआ कि आपके पास सर्कल का सेंटर आ रहा है 3, 5 एंड रेडियस 5,
या फिर सर्कल का सेंटर आ रहा है 3, एंड द रेडियस इज 5। क्या हम इन दोनों ही केसेस में सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखो कि ये जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं ना, ये चारों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब चारों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम ये वाला सर्कल क्यों लिखें? ऑल्दो ये क्वेश्चन या सर्कल आंसर होगा, मगर हमें 4 पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिए गए, यानी वो चारों अगर होंगे तो इसी सर्कल पर लाई करेंगे। तो यू बेटर राइट अ सर्कल विथ सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन चेक ऑप्शन बाय ऑप्शन। आप एक एक करके ऑप्शन को चेक कर सकते हो इजीली। सो इट विल बिकम x-3 का होल स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर। अब आप एक एक करके ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। यहाँ तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, राइट। और जेईई मेन से तो सिंगल करेक्ट है। द मोमेंट यू हैव चोजन फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन खत्म, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं करना है कि वाई इंटरसेप्ट आ गया तो आप फॉर्मूला फॉर वाई इंटरसेप्ट यूज करना शुरू करते हो, नहीं, आप क्वेश्चन को इस तरह से प्रोसीड करोगे। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जितना कम से कम हो सकता है हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं लिखी है, क्योंकि कई लोग इसे x² + y² + 2gx + 2fy + c से भी स्टार्ट करते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है हर क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन लिख दो और प्रोसीड करो, ठीक है। तो वो मेथड थोड़ा लेंदी चला जाता है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सिंपल ज्योमेट्री तो यूज की है, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल जो शायद हमने 8th 9th 10th में पढ़ी थी, उन्हें यूज करके क्वेश्चन को खत्म कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ और इनफैक्ट बताने वाली हूँ कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के लिए हम दूसरी कंडीशन क्या यूज करते हैं। दूसरी का मतलब क्या है कि आप जरा पहले सर्कल्स लिख लो। जैसे पहला सर्कल अगर आप नोटिस करते हो तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-10 का होल स्क्वायर एंड प्लस नथिंग इज इक्वल्स टू r²। दूसरा सर्कल हमें दिया गया है x-4 का होल स्क्वायर, y-7 का होल स्क्वायर इज 36। और फिर क्वेश्चन कहा गया है ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। So we directly have the condition for intersecting circles कि C1 C2 is less than R1 plus R2 and greater than modulus of R1 minus R2। तो या तो आप इस कंडीशन को यूज करो, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ना, तो हम इसे याद तो रखते हैं बट कैलकुलेशन पर्पज के लिए इसकी जगह हम दूसरे मेथड पे रिलाई करते हैं। कौन सा दूसरा मेथड? तो पहले आप जो फिक्स सर्कल है आप उसे ट्रेस कर लो। ट्रेस का मतलब एक सर्कल बना लो सीधे, ये रहा सर्कल, इसका सेंटर हमें दे दिया गया है 4,7 और इसका रेडियस भी है 6। अब दूसरे सर्कल का सेंटर मार्क करते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल से। तो ये रहा दूसरे सर्कल का सेंटर, इसका नाम मैंने रख दिया C, इसका नाम रख दिया P। ये है 8,10। अभी क्या करें, अब सर्कल बनाना है विद रेडियस R। अभी रेडियस R के साथ तो सर्कल ये भी हो सकता है, बट अगर ये रेडियस लेंगे तो इन दैट केस हमारे पास जो दो सर्कल्स होंगे दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप रेडियस बढ़ाते जाओ। सपोज रेडियस ये लिया, अभी भी इंटरसेक्शन नहीं है। अभी मैंने रेडियस ये लिया तो 2 सर्कल्स आर गोइंग टू टच ईच अदर। फिर मैंने नेक्स्ट रेडियस लिया, तो नेक्स्ट रेडियस अब मैं लेने जा रही हूँ C से लेकर आगे एक्सटेंड करते जाते हैं यहाँ तक का रेडियस लेते हैं। In this situation also the two circles are touching each other. रेडियस इन दोनों के बीच में कहीं पर भी ले लिया जाए तो दो सर्कल्स आर गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी क्या कंडीशन रेडियस पर डायरेक्ट आ रही है? अगर मैं इस पॉइंट को A और B लिख दूं तो मैं कहूंगी कि जो रिक्वायर्ड रेडियस आर है ना, इट हैज टू बी ग्रेटर देन CA बट एट द सेम टाइम लेस देन CB। ये है वो सेकेंड मैथड जो हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में यूज करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, जो फिक्स सर्कल था ट्रेस किया, उसका रेडियस और सेंटर सब पता है। सेकेंड सर्कल का सेंटर पता है, तो सेंटर से मैंने दोनों सेंटर्स को बेसिकली ज्वाइन किया और फिर रेडियस को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि व्हाट शुड बी द रेडियस सो दैट टू सर्कल्स स्टार्ट इंटरसेक्टिंग। और हमने क्या कंक्लूड किया कि जो R होगा वो CA से बड़ा और CB से छोटा होगा। अब CA और CB कैसे निकालेंगे तो वो आसान है, मैं आपको फिर भी यहाँ पे हिंट लिख के देखती हूँ। CP जो लेंथ निकाली जा सकती है माइनस द रेडियस ऑफ दिस वाइट सर्कल, ठीक है ना, आपको इसका रेडियस सब्ट्रैक्ट करना है। लेस देन CP आप लेंथ कैलकुलेट करो प्लस 6। सो दैट्स इट। आपको CP आइडेंटिफाई करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करो, यहाँ पुट करो और डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने चले जाओ। तो देखो इजी क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमें नहीं लीव करना है और नहीं इसकी कैलकुलेशन को बढ़ाना है। तो इस रेड क्लाउड वाले फॉर्मूले की जगह आप इस मेथड को रिलाई करेंगे और क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पे IIT JEE एडवांस में भी क्वेश्चंस बनते हैं,
प्योर क्वेश्चन नहीं, तो हो सकता है कि हमें इसे एज एन एप्लीकेशन कहीं यूज करना पड़े, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए कि ये जो मेथड है ये हमें यूज करना है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन? सो ये क्वेश्चन भी आप रेड हैशटैग करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस ऑल्सो। जेई एडवांस के लिए भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये कहता है कि द लाइन y is equals to x touches a circle at the point 1 1. If the circle also passes through the point 1 comma minus 3, then its radius is. तो हमें इसका रेडियस बताना है। यानी क्वेश्चन जो है ना ये फैमिली ऑफ सर्कल्स पे है, जो मैंने रेड हैशटैग की थी कि सर्कल्स टचिंग अ लाइन एट अ पॉइंट। यहाँ लाइन क्या है? y इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये एक लाइन दे दी गई। A line touches a circle at the point 1 comma 1, या फिर कहिए कि a circle touches a line at the point 1 comma 1, यानी ये तो हमें tangent line to the circle दिया गया है। Okay. If the circle also passes through 1 comma minus 1, 1 comma minus 3, then find its radius. देखो सर्कल का इक्वेशन आ गया तो रेडियस अपने आप तैयार हो जाएगा, राइट? तो हमें क्या करना है? सिर्फ सर्कल की इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। कैसे निकालें? क्योंकि ये सर्कल तो एक लाइन को टच कर रहा है एट द पॉइंट 1 comma 1, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स कहती है कि यू शुड स्टार्ट योर क्वेश्चन विद x माइनस 1 का स्क्वायर यानी पॉइंट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन का इक्वेशन। अभी लाइन का इक्वेशन हमें क्या दिया? y इक्वल्स टू x इज 0। ओनली लैम्डा अननोन है, बाकी इक्वेशन रेडी है। कैसे लैम्डा निकालेंगे? पुट 1 comma minus 3 हियर। सो 1 comma minus 3 हमने पुट किया और लैम्डा कैलकुलेशन के लिए रेडी हो गए। सो लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, -3 - 1 इक्वल टू 0। नाउ गेट लैम्डा। सपोज लैम्डा 1 आता है, जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, पुट दिस लैम्डा ओवर हियर एंड वंस यू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अभी रेडियस क्या और सेंटर क्या हम सब बता सकते हैं, राइट? सो ऑल दीज वैल्यूज, रेडियस, सेंटर, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड फॉर दिस सर्कल। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस क्वेश्चन? दिस वन। अगर आपको यही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सोचते रहोगे कि प्रोसीड कैसे करें। अभी आपको ये 2 स्टेप का या 3 स्टेप का इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेस दिया है कि आप फैमिली ऑफ सर्कल्स पर जाएंगे। कभी भी सर्कल लाइन को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, यूज दिस हैशटैग वाला रिलेशन एंड प्रोसीड। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट्स सी। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जेई मेंस का मैंने क्वेश्चन उठा रखा है यहाँ पे। क्या है क्वेश्चन? इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक सर्कल है, रेडियस आर है एंड इट पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल ऑफ रेडियस आर पासेस थ्रू द ओरिजिन, बना लिया सर्कल, and intersect coordinate axes at A and B. Okay. Then the locus of foot of perpendicular from origin on AB. Locus of foot of perpendicular from origin on AB. ये देखो, ये AB लाइन है, इस पे आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसके फुट का नाम मैंने P रख लिया, मुझे इसी का लोकस चाहिए, राइट? हमें इस पॉइंट का लोकस आइडेंटिफाई करना होगा। अभी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए देखो, इट्स वेरी सिंपल। हमें सिर्फ इतना पता है कि सर्कल का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। अच्छा, रेडियस कैपिटल आर है, तो सबसे पहले जो मैं यहाँ चीज ऑब्जर्व कर पा रही हूँ वो ये है कि ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल है, राइट? ये ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल है क्योंकि ये तो 90 है, देखो सर्कमफेरेंस पे। डायमीटर ऑफ सर्कल यानी ए बी का लेंथ कितना है? 2r। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। सेकेंड, इन्होंने कहा है ए बी लाइन है जिसपे आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अब आपको फुट का लोकस चाहिए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए? सबसे पहले ए बी लाइन को आप लिखोगे विद द हेल्प ऑफ दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी लाइन पासिंग थ्रू h, k, हैविंग स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ OP। ठीक है ना, आपको परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर h, k दिया है, तो लाइन लिखिए विद द स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ OP। स्लोप ऑफ OP यानी कितना है? स्लोप ऑफ OP k/h, तो आई मस्ट राइट हियर -h/k। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टर्म्स को प्रॉपर्ली अरेंज करो। hx प्लस ky इज इक्वल्स टू h² प्लस k²। ये रही AB लाइन की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB। अब अगर ये AB लाइन की इक्वेशन है तो अब आपको सर्च करना होगा कि क्या कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है। कई बार कंडीशन ये दी गई होती है कि ये जो लाइन आपने लिखी ना, दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल या पैराबोला या एलिप्स, कोई भी कर्व हो सकता है,
तो ये लाइन टेंजेंट टू द सर्कल है या पैराबोला या एलिप्स है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। यहाँ हमें क्या दिया गया है, जो हमने इंटरप्रेट किया वो ये है कि जो लाइन ए बी हमने लिखी है, इट इज डायमीटर टू द सर्कल। अगर ये इक्वेशन टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो कंडीशन, तो मेरे पास लेंथ ऑफ डायमीटर है। इसे ही यूज करके हम क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। यानी क्या करने वाले हैं, अब जरा ए के कोऑर्डिनेट्स निकालिए बाय पुटिंग y0। जैसे ही आप y को 0 लिखते हो, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गए। अब आप b के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, यानी x को 0 लिख दो। जैसे ही आपने x को 0 लिखा, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आ गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आ गया। अभी a एंड b कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो लेंथ ऑफ ए बी चाहिए। लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 2r। मैंने कहा ए बी का स्क्वायर निकालेंगे। लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर, एज यू कैन सी, इट विल बी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा, 4r स्क्वायर के बराबर। अब बस आपको कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट करना है। यहाँ पे जस्ट टेक दी एलसीएम, राइट और रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y। h को x, k को y से रिप्लेस करो, दैट्स इट। अपना आंसर इस फॉर्म में रेडी करो, तो आपको ये आंसर इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन में कि हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन, हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ऐसे लिखनी होगी लाइन। उसके बाद जो भी कंडीशन दी गई है, टेंजेंसी की कंडीशन लगानी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाइए। यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ डायमीटर दिया था, तो अकॉर्डिंगली अब लेंथ ऑफ डायमीटर आप कैसे निकालोगे, उसी डायरेक्शन में मैं प्रोसीड कर रही हूँ। और इसीलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी निकाले गए। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2r यूज किया। h को x और k को y से रिप्लेस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जरा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर के। इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में, जैसा कि मैं हमेशा लेती हूँ, जेई एडवांस का वो क्वेश्चन जो प्रोबेबल क्वेश्चन होता है, हो सकता है कि जेई मेंस में उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये रहा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जेई 2020 पेपर 2 का क्वेश्चन है, जो ये कहता है कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी एक सर्कल दे दिया, सर्कल भी ठीक है, सेंटर 0 0 है, रेडियस है r। ओके, वेयर द रेडियस इज ग्रेटर देन √5/2। ठीक है, सो सर्कल का रेडियस हमें √5/2 से बड़ा दिया गया है। सपोज PQ इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो एक काम करते हैं, सर्कल बनाना शुरू करते हैं। सपोज ये रहा सर्कल जो हमने लिया, और इसकी एक कॉर्ड है PQ। तो हमने इस कॉर्ड PQ को ड्रॉ कर लिया, दिस इज PQ कॉर्ड। ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू PQ इज दिस। तो ठीक है, इसका मतलब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन PQ मिल गई है। इट इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। If the center of circle of triangle PO और OPQ, O means the center of the circle, origin, ये बात कर रहे हैं ट्राइंगल OPQ के सर्कम सर्कल की। तो क्यों ना सर्कम सर्कल ड्रॉ करें, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे। तो मैंने ड्रॉ किया सर्कम सर्कल, ये रहा सर्कम सर्कल। ठीक है, if the center of circle of triangle OPQ lies on the line x plus 2y equals to 4, जब आप x plus 2y equals to 4 को गिवन लाइन से कंपेयर करते हो, तो पता चलता है दोनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन से यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि PQ के पैरेलल लाइन जो सर्कल, येलो सर्कल या फिर कहिए सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के सेंटर से पास होती है, उसकी इक्वेशन भी तैयार है। ये रही इक्वेशन। अब आपको क्या चाहिए, देन द वैल्यू स्मॉलर यानी रेडियस ऑफ स्मॉलर या व्हाइट सर्कल हमें आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे आइडेंटिफाई करें, दो पैरेलल लाइंस है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे सर्कल का सेंटर भी पता है, तो हम ओरिजिन से भी इन दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पाएंगे। बट सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने O से कॉर्ड PQ पे परपेंडिकुलर डाला, और जब एक्सटेंड किया तो वो ऑब्वियसली सर्कल के, येलो सर्कल के सेंटर से भी पास होगा। PQ इज कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। आपने दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन किया हुआ, ये 90 डिग्री है, राइट। यही है कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज हो रहा है कि O से PQ के परपेंडिकुलर लाइन येलो सर्कल के सेंटर से पास होगी। येलो सर्कल के सेंटर का नाम C रख लेते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, इसका नाम भी मैं T रख लेती हूँ। अभी आपको चाहिए कि आपको स्मॉल आर चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, तो देखो एक चीज बहुत क्लियर है कि हम OT तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्या होगा लेंथ OT यानी 0,0 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। तो ये आ जाता है 5 डिवाइडेड बाय √16 + 4 20 का मतलब कितना हो गया, 2√5, यानी ये आ गया √5/2। ये OT लेंथ है।
सिमिलरली हम ओसी भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे, तो ओसी भी जरा कैलकुलेट करते हैं. इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय √5. ठीक है, ये 5 डिवाइडेड बाय √5 है. ठीक है, ओटी भी आ गया, ओसी भी आ गया, बट हमें तो स्मॉल आर चाहिए. स्मॉल आर चाहिए तो एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर हमें ओटी और ओसी मिल गया है, ओसी का मतलब द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, जिसे मैं कैपिटल आर से डिनोट करती हूँ, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लिया. कैपिटल आर का मतलब ये हुआ कि मुझे सी क्यू लेंथ मिल गई है, राइट. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी क्यू. तो ओसी लेंथ और सी क्यू लेंथ तैयार है. अच्छा, अब सी क्यू लेंथ तैयार है तो मैं क्या करूंगी, देखो, क्योंकि सी क्यू लेंथ आपके पास है, ओटी एंड ओसी को सब्ट्रैक्ट करके आपको सी टी लेंथ मिल जाएगी, राइट. हमें सी टी लेंथ मिलने वाली है. सी टी लेंथ हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ओसी में से आप ओटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ठीक है, सपोज ये लेंथ आ जाती है, हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं. ओसी लेंथ है 4/√5. इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना होगा, 5/2√5. 5/2√5. जरा कैलकुलेट करें कितना आ रहा है. आई थिंक क्या आ जाएगा आपके पास 3/2√5, राइट. ये हमारे पास आ रहा है. अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ओटी लेंथ आ गई. तो अब देखो, ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने शेड किया. फ्रॉम दिस ट्राइंगल आई कैन कैलकुलेट टी क्यू. टी क्यू आप कैसे निकाल रहे हो, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो एंड कैलकुलेट टी क्यू. अब अगर टी क्यू आपके पास है और ओटी आपके पास है, तो स्मॉल आर स्क्वायर आप कैसे लिखोगे. स्मॉल आर स्क्वायर इज नथिंग बट द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस शेडेड ट्राइंगल, राइट. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आर स्क्वायर हम हाइपोटेन्यूज क्या लिख सकते हैं. अभी हमारे पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ जाएगा ओटी स्क्वायर, हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, एंड प्लस टी क्यू स्क्वायर, जो अभी अभी कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो अब आप ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो, टी क्यू कैलकुलेट करो. वंस यू कैलकुलेट टी क्यू, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एज वेल. आर स्क्वायर आ गया, यानी आर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो आर की वैल्यू अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप देखोगे इस क्वेश्चन में तो मैंने सिंपल ज्योमेट्री यूज की है. एंड दिस इज सी 2020 पेपर 2 का क्वेश्चन है. जेई 2020 पेपर 2 का क्वेश्चन है. इक्वेशंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में लिखी गई थी, बट अल्टीमेटली मैंने कहीं पर भी सर्कल का इक्वेशन या सेंटर कुछ भी यूज नहीं किया. एक सिंपल सा जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं 8th 9th में सर्कल की प्रॉपर्टीज, उन्हें ही यूज किया. क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व किया और क्वेश्चन खत्म हो गया. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात होती है, खासियत होती है क्वेश्चंस की, कि आपको ऑब्जर्व करना होता है. ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप फॉर्मूले लगाना शुरू कर दें. आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, मे बी जो प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हुई हैं उन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन खत्म हो जाए. ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं. आई होप आपने पूरे लेक्चर को ध्यान से सुना है, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपने बना दिए हैं. तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स और जो फेलो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिए, सो दैट वो भी इसका फायदा उठा सकें. Thank you all of you. See you in the next video. Bye bye for now.